दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी माँ ने मेरे घर में डेरा बसा लिया है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रीटा का विवाह एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ था। जेठ जेठानिया, देवर देवरानिया, नंदे सभी से भरा पूरा एक संयुक्त परिवार। तीज हो या त्योहार, घर रिश्ते नातेदारों से भर जाता था। सारी बहुएं मिल मेहमानों को संभालती। वैसे तो घर में नौकर चाकरों की भी कोई कमी नहीं थी, फिर भी मेहमानों की आव भगत उस घर की बहुएं खुद ही करती। मगर रीटा उस संयुक्त परिवार का हिस्सा त्योहारों में या छुट्टियों में ही बन पाती, क्योंकि उसके पति अभिजीत पैसे से बैंक मैनेजर थे तो उनका अक्सर तबादला होता ही रहता था। पर जब भी वो आती बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती घर के काम काज में, कभी किसी को जाहिर तक नहीं होता था कि वो उनके साथ नहीं बल्कि अलग शहर में अपने पति के साथ रहती हैं। जिस भी शहर उनका तबादला होता उनके रिश्तेदार वहां संग दिन छुट्टियां बिताने जरूर पहुंच जाते। मिलने का मिलना और घूमने का घूमना हो जाता। कहने को वो अकेले रहते थे पर घर में हमेशा कोई ना कोई मेहमान आया ही रहता था। उस साल दिवाली के अगले ही दिन रीटा के बाबूजी एक अकस्मात में गुजर गए। माँ बिल्कुल अकेली थी। वे लोग मुरादाबाद में रहते थे और अभिजीत उन दिनों लखनऊ की बैंक शाखा में तैनात थे। क्योंकि रीटा ने अपने माँ बाबूजी के मोबाइल में इमरजेंसी नंबर में अपना नंबर डाल रखा था, सो पुलिस का शिनाख्त के वास्ते फोन उसी के पास आया। सुबह के करीब 7 बजे थे। रीटा का फोन लगातार बज रहा था। अरे सुबह सुबह ये अननोन नंबर से कौन फोन कर रहा है, जरा आप ही देख लीजिए, मैं अभी श्रुति को नहला रही हूँ। अभिजीत ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या आप रीटा जी के घर से बोल रहे हैं? अभिजीत के हामी भरने पर जवाब आया, हम मुरादाबाद पुलिस चौकी से बोल रहे हैं। जिनका ये मोबाइल है उनका अभी कुछ ही देर पहले एक अकस्मात में निधन हो गया है। उनके इमरजेंसी कॉल लिस्ट में ये नंबर सबसे पहले लिखा हुआ था, सो हमने इन्फॉर्मेशन के लिए फोन किया। रीटा जी को शिनाख्त के लिए आना होगा या फिर आप उनके घर वालों का हमें पता दे दे। अभिजीत इसबंद रह गया। जी, मैं अभी लखनऊ में हूँ, जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश
करता हूँ कहकर उसने फोन काट दिया। किसका फोन था? रीटा की बाथरूम से ही आवाज आई। कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। अभिजीत के मुंह से अनायास ही निकल गया। रीटा को वो अचानक से कैसे सब बताए, इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने फोन पर किसी से बात की और फिर उसे एक कॉल आया, जिसके बाद वो रीटा के पास आया और कहने लगा कि ऑफिस के किसी काम से उसे अभी ही मुरादाबाद निकलना पड़ेगा और 3-4 दिन वहीं रहना पड़ेगा, तो वो भी उसके साथ चले। इसी बहाने माँ से मिलना भी हो जाएगा। मगर श्रुति का स्कूल? रीटा ने पूछा। तुम फिक्र मत करो, मैं स्कूल में अर्जी देकर आता हूँ, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, अभिजीत कहते हुए निकल गया। अपनी भावनाएं छिपाना चाहता था शायद वो। अगले 1 घंटे में वो मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए। कुछ ही देर में फोन फिर बजा। इस बार माँ थी। रीटा बिटिया, सुबह सवेरे परेशान नहीं करना, साथ रहे। हम पर थारे बाबूजी अब तक घर ना आए हैं। 3 घंटे हो गए उनको घर से गए, फोन भी नहीं लगता रहा। का करे कुछ समझ ही में नहीं आवत रहा। रीटा घबरा गई और अभी जीत की ओर देखने लगी। उसने शांति से फोन ले माँ से कहा, अम्मा तुम चिंता ना करो, हम किसी काम से मुरादाबाद के लिए ही निकले हैं, देखते हैं अभी। पर बाबूजी की हमसे बात हुई थी, कुछ देर पहले ही आ जाएंगे। रीटा प्रश्न भरी निगाहों से उसे देख रही थी। उसने रीटा से बस इतना ही कहा कि बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है, पर माँ को नहीं मालूम, वो अस्पताल में है। मुरादाबाद पहुंच रीटा को सच्चाई का पता चला। अभिजीत ने उसे ये भी समझाया कि अब बस माँ को संभालना है, इसीलिए रोना धोना बंद करना होगा। जैसे तैसे रीटा ने खुद को संभाला और माँ के पास पहुंची। थोड़ी देर बाद अभिजीत सारी फॉर्मेलिटी करके बाबूजी को घर ले आए। उनके रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे। तब सबके साथ मिलकर रीटा ने माँ को बाबूजी के बारे में बताया। सोते तक अभिजीत के घरवाले भी पहुंच चुके थे। बाबूजी की 13वीं तक तो सब थे, पर बाद में माँ अकेली पड़ गई। अभिजीत ने अपनी माँ को लखनऊ बुला लिया श्रुति की देखभाल करने को, जिससे कुछ दिन रीटा अपनी माँ के साथ रह सके। पर माँ तो रोज फोन कर रीटा से कहती कि अब वो आ जाए तो ठीक, क्योंकि बच्ची उनसे नहीं संभलती। रीटा की माँ ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए खुद को संभाला और रीटा से वापस लौट जाने को कहा। कुछ 6-7 महीने बाद वो बहुत बीमार पड़ी, जिसके चलते रीटा को फिर एक बार मुरादाबाद जाना पड़ा और माजी को लखनऊ आना पड़ा। फिर वही कब आओगी का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार रीटा अपनी माँ को भी अपने साथ ही ले आई।
कुछ दिनों में वो वहाँ के माहौल में घुल मिल गई और खुश भी रहने लगी। बहुत हद तक उन्होंने घर का काम काज भी संभाल लिया। इससे उनका वक्त भी अच्छा गुजरता। रीटा के घर मेहमानों का सिलसिला फिर शुरू हो गया और वो पहले से ही व्यस्त रहने लगी, पर माँ के चलते घर का काम काफी हल्का हो गया था। बीच में एक दो बार अभिजीत की माँ भी आकर गई और बातों बातों में समदन जी को पूछ भी बैठी कि आगे का क्या विचार है। फिर दिवाली आई। इस बार रीटा ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया क्योंकि बाबूजी की पुण्यतिथि भी थी। अभिजीत भी नहीं गया। फिर क्या था, सासू माँ के गुस्से की सीमा ना रही। दिवाली के बाद फोन आया, अभिजीत तो से नहीं, आज बहू रानी से सीधी बात करनी है, मोए फोन दे। जैसे ही रीटा लाइन पर आई उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। देख बहू रानी, घर में मेहमान तो आते जाते रहते हैं और वो आते जाते ही ठीक लगे हैं। मैंने तो कभी किसी मेहमान को घर में डेरा डालते हुए ना देखा। मैं समझी नहीं माँ जी। इस पर वो बोली, देख बहू रानी, तू बाबूजी के निधन पे कितने दिन वहाँ रही, हम कसू नहीं बोले। बिटिया को भी संभाले। फिर समदिन बीमार पड़ी तो उन्हें यहाँ ले आई। हम तब भी समझे, पर आखिर मेहमान तो मेहमान होता है, उसे घर से जाना भी तो चाहिए अपने घर। यूं बेटियों के घर कोई डेरा जमा कर बैठता है कि वो वहाँ है। इसी कारण हम भी और हमारे रिश्तेदार भी खुल कर तोरे घर आ जा नहीं पाते। सब कहते हैं कि तोरा घर तो तोरी माँ ही चलाती हैं। हमारे घर में तो बिटिया के घर का पानी पीना भी वर्जित है। फिर भी इन सब ढकोसलों से बाहर निकल, हम तो ही कसू नहीं बोले। हम समदीन को खुद ही समझना चाहिए कि पढ़े के अब बिटिया का घर पर सारी उम्र रहेगी का। हम तो सोचे थे वो खुद ही समझेगी, पर लगता है कि उनकी तो मति भ्रष्ट हो गई है। दिवाली पे तुम ना आई, पर उन्हें तो समझाना था कि तो का ससुराल के प्रति भी कसु फर्ज है, पर नहीं। लागत रहा कि बिटिया के मोह में वो ये भी भूल गई कि बिटिया पराई है। अब अभिजीत तो कसु समझता नहीं और समदीन कसु बताती नहीं, तो आज हमें को पूछना पड़ेगा कि थारी माँ वापस कदे जाएगी। इज्जत से समय पर आया जाया करे तो आदर पाएगी, नहीं तो अनसाई मेहमान जैसी हो जाएगी। रीटा ये सब सुनकर स्तब्ध थी। जिस ससुराल के लिए उसने कभी फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा, उसी ससुराल में उसकी माँ आज एक अनसाई मेहमान थी। वो भी तब जबकि वो अपने पति के साथ अलग रहती थी। अगले दिन माँ सुबह की ट्रेन से मुरादाबाद के लिए निकल गई। शायद उन्हें अपनी बेटी के चेहरे से ही अंदाजा हो गया था कि उनकी लाडो को कितना बुरा भला कहा गया है। रीटा आंसू छुपाए मुस्कुराती रही और उनके जाने के बाद
उदास मन से अपने काम में लग गई। शाम को एक हफ्ते के लिए ननद नंदोई जो आ रहे थे किसी काम से। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि बेटी के माँ बाप सब कुछ करके भी अनसाए मेहमान की दृष्टि से ही देखे जाते हैं? क्या बेटी को कोई हक नहीं अपने माता पिता की सेवा करने का, उनका ध्यान रखने का? क्यों ऐसा कहा जाता है कि कन्यादान कर चुके हैं फिर भी बेटी का पीछा नहीं छोड़ते? क्या एक बेटी के माँ बाप का उसके घर पे कोई हक नहीं? आपका क्या कहना है? आपकी टिप्पणी के इंतजार में है।